बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 16वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 16 का नाम है सुश्रुत। इस पाठ में हमें प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति और शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। अगर दुर्घटना में शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, टूट जाए, भंग हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसकी चिकित्सा करते हैं ना। आयुर्वेदिक चिकित्सा है, एलोपैथिक चिकित्सा है, तो अलग अलग तरह की चिकित्सा से आप उसको ठीक करते हैं। तो भारतीय चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना गया तथा उपचार के लिए उनका प्रयोग किया गया। ऋषि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की जाती थी। भारतीय ही नहीं, विदेशी साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। कोई भी पेड़ पौधा हो तो उसी से ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आयुर्वेदिक जो उपचार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं करता है। तो ऋषिवर सुश्रुत द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं, सुश्रुत संहिता से ज्ञात होता है कि जो वैद्य हैं वो जड़ी बूटियों से इलाज तो करते ही थे, युद्ध में घायल सैनिकों की चीर फाड़ शल्य चिकित्सा भी करते थे। तो आयुर्वेद तथा अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोगों के इलाज का वर्णन हमारे प्राचीन पुस्तकों से प्राप्त होता है। सुश्रुत ने 100 शल्य यंत्रों का वर्णन किया है। उनकी पुस्तक की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और उसका अनुवाद भी कई भाषाओं में किया गया है। वर्ष 800 सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में सुश्रुत के नाम से हुआ। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक तेजिस ने उन्हें शल्य विज्ञान का आचार्य माना है। तो सुश्रुत का मानना था कि अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होते हैं। ऐसे होता है कि कई बार हम जैसे घर में बीमार पड़ जाते हैं, करके हमारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग इलाज बताते हैं, तुम ये कर लो ठीक हो जाओगे, तुम वो कर लो ठीक हो जाओगे। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। उनको लगता है कि उनको से ज्ञान है, लेकिन वो आधा ही ज्ञान होता है। तो आज शुरू करते हैं हम। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। तो यहाँ पे चिकित्सा का अर्थ लिया गया है से, और शल्य मतलब कि चीरफाड़, जो सर्जरी आती है। तो आधुनिक चिकित्सा जो है, आधुनिक इलाज जो है, उस युग की परिकल्पना यानी उसकी कल्पना हम चीर फाड़ की चिकित्सा के बिना अधूरी है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें मतलब काट पीट किया ही जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर काबू पा सका है। तो सर्जरी की जाती है, उससे हम बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़े बड़े रोगों से, बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से हम मुक्त हो पाए हैं। और जो वैज्ञानिक अनुसंधानों ने जहां एक और मानव आयु है, जो उम्र है उनकी, उन्होंने वृद्धि की है, क्योंकि आजकल इतने अलग अलग ऐसे ऐसे इलाज चले हैं कि आदमी अपने अंदर कुछ भी मतलब चेंजेस कर सकते हैं। आजकल शल्य चिकित्सा के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो नए नए तरीके वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए जाते हैं, तो उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे चिकित्सा के जो आए हैं वो हमें मिलते हैं। इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। तो अगर कोई भी अंग खराब हो जाता है, कोई भी अंग की जरूरत होती है व्यक्ति को, तो वो हम किसी दूसरे व्यक्ति से लेके अपने शरीर में लगा सकते हैं। इतना ने प्रगति कर ली है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आंखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी। तो प्रत्यारोपण का अर्थ यहाँ पे दोबारा अंग बदलकर लगाना। तो यहाँ पे पिछले समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि आंखों को दूसरे, जैसे कोई व्यक्ति अंधा है तो वो दूसरे व्यक्ति से आंखें ले सकता है। तो इस दशक में हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। अगर गुर्दा खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है या हार्ट फेल हो गया है, तो हम किसी दूसरे से लेकर उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है। तो जिसके जन्म से ही हाथ पांव काम नहीं करते हैं, तो वो किसी दूसरे या नकली हाथ पांव लेकर भी
बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला सकता है। तक के शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने तक के लिए शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। तो शरीर का कोई भी अंग अगर सुंदर नहीं है जन्म से ही, तो उसकी हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, या फिर हम अपने शरीर बॉडी को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाने के लिए भी हम शल्य चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ कर दी है। तो शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी की जाती है वो बिना किसी चीर फाड़ के भी लेजर किरणों के द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिससे हम सर्जरी कर सकते हैं। चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेक परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। तो शल्य चिकित्सा इतना सराहनीय कार्य करती है, इतना ही प्रगति वाला कार्य करती है कि मानव के लिए बहुत ही अच्छे और अनुसंधान परीक्षणों का परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित यानी कि जिसका विकास हो चुका हो, कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। तो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के जो वर्तमान जो जिसका विकास हो चुका है, वो देशों को भी सर्जरी की जानकारी नहीं थी। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज यानी कि उनके वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। तो ऋषि विश्वामित्र के जो वंशज थे सुश्रुत, उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की जो चिकित्सा होती है सर्जरी के द्वारा, तो उसका ज्ञान इस संसार को प्रदान किया। शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। तो भारत में पहले का जो समय था उसमें भी जो वैद्य थे, जो डॉक्टर्स थे, वो सर्जरी के द्वारा चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, उपचार यानी कि इलाज करते ही थे वो जड़ी बूटियों के द्वारा, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी वो किया करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काट कर उपचार किया जाता था, इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो जो भी अंग जख्मी हो गया या कुछ भी बहुत ही खराब हो गया, जो अंग कुचल गया है, तो उसकी भी शल्य चिकित्सा की जाती है। उसी को ही जैसे चीर फाड़ करके उसकी जो सर्जरी की जाती है उसी को ही शल्य चिकित्सा कहते हैं। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। तो यहाँ पे तत्कालीन का अर्थ लिया गया है उस समय का। तो उस समय सामाजिक परिस्थितियां अलग होती थी। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था, अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी, यानी आसानी से प्राप्त हो जाती थी, सरलता से प्राप्त हो जाती थी। तो शिकार उस समय बहुत किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा भी। तो मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, अपितु दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। तो यही कारण था कि सुश्रुत ने केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान उन्होंने दिया था। स्वयं ही उन्होंने अकेले ने ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को ही संसार का रचयिता यानी कि रचना करने वाला माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। प्रजापति ने यह अश्विनी कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें भी जो रोग उपचार किया जाता है उसमें अश्विनी कुमारों द्वारा जो रोग उपचार किया गया था उसकी चर्चा की गई है। इस क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। तो प्रामाणिक का अर्थ यहाँ पे लिया गया है प्रमाणों के साथ। तो इस क्षेत्र में जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें सुश्रुत के जो प्रयोग किए थे उनके आधार पर सुश्रुत शल्य ही पहला प्रामाणिक ग्रंथ है, यानी जिसके प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ पे इस ग्रंथ की रचना जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागार्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप प्रदान किया था। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 2री 3री शताब्दी मानते हैं।
इन विवादों के बाद भी कहा जाता है कि निश्चित तौर पर इसका रचनाकाल चरक लिखित चरक संहिता के बाद का है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है। तो ये सारा आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये बहुत ही चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो लगभग 200 वर्ष बाद में नागार्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप दिया था। श्रुत शल्य तंत्र जो आया था उसमें जो नया रूप उन्होंने प्रदान किया। और कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचनाकाल ईसा पूर्व वो बोलते हैं, बताते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में इस ग्रंथ का रचनाकाल हुआ था। तो ये जो विवाद है बहुत ही चले आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसका रचनाकाल कब हुआ था और किसने किया था, वो सारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ने जो चरक संहिता लिखी थी उसके बाद का है इसका रचनाकाल। तो क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया गया था। सुश्रुत संहिता में लगभग 20 अध्याय हैं, तो ये अंडरलाइन करना है आपको। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं तथा धन्वंतरी ने उनके समाधान दिए हैं। तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता में 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ का जो लेखन है वो एक प्रश्न उत्तर के रूप में किया गया है। तो प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं और धन्वंतरी ने उनका समाधान बताया है, उनका उत्तर दिया है। कुछ विद्वानों का मत है, मानना है ऐसा कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरी कहा जाता है। तो जो शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी करते हैं उनको धन्वंतरी कहा गया है हमारे देश में। तथा परंतु संहिता से ज्ञात होता है कि धन्वंतरी काशी के राजा थे। तो धन्वंतरी जो थे वो इसमें संहिता जो लिखी गई है उसमें कहा गया है कि धन्वंतरी जो है वो काशी के राजा थे। संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो संहिता में ये भी बताया गया है कि एक सफल चिकित्सक जो होता है, बहुत ही अच्छा जो चिकित्सक होता है, उसके लिए प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके ही वो नए नए इलाज ढूंढते हैं। ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी को पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए। तो यहाँ पे छेद्य भेद्य का अर्थ लिया गया है जो चीरफाड़ होती है। तो यहाँ पे सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो चीर फाड़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं कर पाएंगे तो वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे। फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। तो सुश्रुत शव की त्वचा भेद कर, यानी कि शव की जो त्वचा है उसको भेद कर उसके अंदर तक जाकर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों अंगों का अध्ययन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीरफाड़ अगर कोई आदमी नहीं कर सकता है तो वो शल्य चिकित्सा कैसे कर पाएगा, उसके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि शल्य चिकित्सा हर कोई नहीं कर सकता है। तो अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है, यानी अधूरा ज्ञान अगर होता है तो हम किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रयोग दोनों ही जरूरी है। तो एक बहुत ही अच्छा चिकित्सक, बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए, उसके साथ में हमारा व्यावहारिक ज्ञान जो है वो बहुत ही आवश्यक है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा में काम आने वाले लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। तो सुश्रुत जो है उन्होंने अपने ग्रंथ में जो सर्जरी में काम आने वाले जो यंत्र हैं तो वो उनका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत यानी कि बहुत ही विस्तार के साथ में। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी में आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का उस काल में भी एक रूप वहां पे मिलता है। तो ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने, प्रत्यारोपण की भी चर्चा की गई है। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी बहुत फैली हुई है। बहुत ही जाने माने चिकित्सक थे वो।
सन 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब सुश्रुत के नाम से हुआ है। 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में भी किया गया है, जिसका नाम था किताब सुश्रुत। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक टेजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया। तो टेजिस नाम के अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी सुश्रुत का उल्लेख किया गया है। उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना गया है। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली है, परंतु उसका नाम निश्चित रूप से बहुत ही महान है। भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता है, बहुत ही आदर के साथ में उनका नाम लिया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। अभी हम बढ़ते हैं शुद्ध लेख की तरफ। तो शुद्ध लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं परिकल्पना, प्रत्यारोपण, अनुसंधान, परीक्षण, तत्कालीन, आयुर्वेद, प्रामाणिक, नागार्जुन, धन्वंतरी, संहिता, छेद्य भेद्य, मांसपेशियां, पुस्तकीय, व्यावहारिक, विस्तृत, ख्याति, आचार्य और स्मरण। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो का पहला प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानव को क्या क्या लाभ हुए हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा भयंकर रोगों पर भी काबू पा लिया है। प्राचीन काल में चिकित्सा की कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती थी। प्राचीन काल में जड़ी बूटियों द्वारा रोगों का उपचार किया जाता था। युद्ध में घायल सैनिकों के कुचले या जख्मी अंगों का शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता था। सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना कब हुई। तो सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। घ है सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं, इसका लेखन किस रूप में किया गया है। तो सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं, जिनके समाधान धन्वंतरी ने दिए हैं। टेजिस कौन थे, उन्होंने सुश्रुत के लिए क्या कहा है। तो टेजिस अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत को शल्य विज्ञान का आचार्य कहा है। इसका पहला प्रश्न है हम किस प्रकार भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं। तो शल्य चिकित्सा द्वारा हम भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं। प्राचीन काल में युद्ध में घायल सैनिकों के अंगों का प्रत्यारोपण इस विधि से होता था। आजकल तो इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाए जा सकते हैं। आजकल तो बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा भी शल्य चिकित्सा होती है। ख है सिद्ध कीजिए कि शल्य चिकित्सा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। तो भारत में शल्य चिकित्सा का इतिहास हजारों साल पुराना है। तब संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देश में भी इस पद्धति के बारे में नहीं जानते थे। वैद्य जड़ी बूटियों से तो रोगों का उपचार करते ही थे, चीर फाड़ द्वारा भी इलाज किया जाता था। युद्ध में घायल सैनिकों के अंगों का प्रत्यारोपण भी इस विधि से होता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सुश्रुत द्वारा लिखित ग्रंथ सुश्रुत शल्य तंत्र इसी विषय पर आधारित है। 200 वर्ष बाद के लेखकों ने इस ग्रंथ को नया रूप प्रदान किया है। ग है प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा कैसे सिखाई जाती थी। तो प्राचीन काल में विद्यार्थियों को छेद्य भेद्य कर्म सिखाया जाता था। फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मृत जानवरों को चीर फाड़ कर अभ्यास किया जाता था। उन्हें शव की त्वचा भेद कर शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी भागों का अध्ययन कराया जाता था। है कुशल चिकित्सक बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान होना भी अनिवार्य है। ड़ है सुश्रुत ने किस ग्रंथ की रचना की, इसमें किस प्रकार की चिकित्सा और यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना की। इसका विषय शल्य चिकित्सा था। इसमें लगभग 100 चिकित्सा यंत्रों का वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा पट्टियां बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण की भी इसमें चर्चा की गई है। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। तो अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है। तो जैसे विषैले सर्प के विष से व्यक्ति का बचना असंभव है, उसी प्रकार अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक न तो
के रोग का सही अंदाजा लगा सकता है और ना उसकी सही चिकित्सा कर सकता है। हाँ, व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में अवश्य पहुंचा सकता है। पाठ के आधार पर हाँ और नहीं में उत्तर देना है हमें। तो पहला है कि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। हाँ। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं पाया जाता। नहीं। वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। हाँ। सुश्रुत शल्य तंत्र ही अंतिम प्रमाणिक ग्रंथ है। नहीं। शल्य चिकित्सा करने वालों को धन्वंतरी कहा जाता है। हाँ। सुश्रुत संहिता में लगभग 20 अध्याय है। नहीं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करने हैं। कुचले या जख्मी अंग को काटकर उपचार करने को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही अधूरे वाक्य पूरे किए गए हैं। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा करते थे। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था। ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया। इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। सुश्रुत भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागे का प्रयोग किया जाता था। सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सुश्रुत ने सफल चिकित्सा के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो सुश्रुत ने सफल चिकित्सा के लिए प्रयोग करने को आवश्यक बताया गया है। ख है, विद्यार्थी को छेद्य भेद्य कर्म का अभ्यास कैसे करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके छेद्य भेद्य कर्म का अभ्यास करना चाहिए। ग है, सुश्रुत विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का अध्ययन कैसे कराते थे? सुश्रुत शव को त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का अध्ययन कराते थे। घ है, अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक की तुलना विषैले सांप से की गई है। सोचकर लिखिएगा प्रश्न है, किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प तथा मुश्किलों से लड़ने का हौसला जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। अभी हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे की व्याकरण की तरफ। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। तो नवीन, प्राचीन, आदान प्रदान, विनाश, निर्माण, रोगी, निरोग, कठिन, सरल, अंतिम, आरंभिक, आधुनिक, पुरातन, ज्ञान, अज्ञान। प्रश्न संख्या 2 है, इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए और अंतर लिखना है हमें। अनुसंधान, नई खोज, परीक्षण, जांच द्वारा परिणाम पर पहुंचना। रोपण, बोना, पौधा लगाना। प्रत्यारोपण, दोबारा लगाना, अंग का। ज्ञान, बोध, जानकारी। विज्ञान, विशेष ज्ञान यानी साइंस। प्रयोग, इस्तेमाल, व्यवहार। उपयोग, लाभप्रद, इस्तेमाल। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है हमें जो किताब में दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्रमवाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य ये हमें वाक्य ढूंढ के लिखने हैं। तो कृतवाच्य वाक्यों में क्रियाएं, लिंग, वचन, कारक तथा कर्ता के अनुसार हैं। इनमें कर्ता के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों को कृतवाच्य कहते हैं। कर्म को प्रधानता दी गई है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। और जहां पे क्रिया का भाव ही प्रधान है वहां पे भाववाच्य कहते हैं। तो सुश्रुत द्वारा चिकित्सा की गई, कर्मवाच्य। वैद्य ने औषधियां खरीदी, कृतवाच्य। आओ चला जाए, भाववाच्य। सैनिक ने देश की रक्षा की, कृतवाच्य। घोड़े तेज दौड़ते हैं, कृतवाच्य। अब मुझसे खाया नहीं जाता, कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा चिकित्सा आरंभ कर दी है। इसे आप अपने शब्दों में भी छोटे वाक्य बना सकते हैं। सफल चिकित्सक बनने के लिए व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक है। हम मेहनत करेंगे तभी सफल बनेंगे, ये भी वाक्य है। प्राचीन, शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सृष्टि, भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। उमंग, आज विज्ञान में अंग प्रत्यारोपण से अपंगों के जीवन में उमंग भर दी है। प्रश्न संख्या 5 है, समाचार पत्र से उद्धृत इस लेख को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो एक चित्र दिया गया है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में है। प्लास्टिक सर्जरी में प्रयुक्त प्लास्टिक शब्द का क्या अर्थ है? तो प्लास्टिक सर्जरी में प्रयुक्त प्लास्टिक शब्द का अर्थ है बनाना या आकार देना।
प्रश्न संख्या 2 है, सुश्रुत को सर्जरी का पिता क्यों कहा जाता है? तो सुश्रुत को प्लास्टिक और कैरेक्टर सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदानों के कारण ही सर्जरी का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, सर्जरी की आधुनिक तकनीक किसने और कब इजाद की? तो हैरल्ड गीलियस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सी आधुनिक तकनीकें इजाद की। प्रश्न संख्या 4 है, प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य आधार क्या है? तो प्लास्टिक सर्जरी स्किन टिश्यू के बदलाव पर आधारित होती है। प्रश्न संख्या 5 है, हैरल्ड गीलियस का प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में क्या योगदान था? तो हैरल्ड गीलियस ने प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सी आधुनिक तकनीकें इजाद की, जिनका प्रयोग युद्ध में घायल सिपाहियों के जले के निशान और टूटी नाक को ठीक करने के लिए करते थे। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी द्वारा एक महिला को पुरुष में बदला। प्रश्न संख्या 6 है, प्लास्टिक सर्जरी को विज्ञान का जादू क्यों कहते हैं? तो प्लास्टिक सर्जरी को विज्ञान का जादू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद चीर फाड़ का निशान शरीर पर नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।